गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी जो है केमिकल काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है उसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल क्या है? फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये आपके पास कुछ रिएक्शंस गिवन है और इनकी जो रेट एक्सप्रेशन है वो आपको गिवन है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो आपको क्या निकालना है? एक तो ऑर्डर निकालना है, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है? डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो आपको रेट इक्वेशन क्या दे रखी है? रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की यहाँ पे पावर 2 दे रखी है। तो इट मीन्स जो इसका ऑर्डर है वो कितना है? 2 है। ठीक है। अब डायमेंशन निकालेंगे हम के की डायमेंशन कितनी आएगी हमारे पास? अब हमें पता है रेट की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है? हमारे पास कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। और वहाँ पे 2 है पावर, इसका जो ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी। ठीक है। के को यहाँ लेके जाओगे, इस टर्म को इधर लेके जाओगे, इनसे डिवाइड करोगे और आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्या है? रेट एक्सप्रेशन ये है H2O2 की पावर 1 और आयोडीन की पावर -1। ठीक है। तो हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। इसका ऑर्डर कितना आएगा? 1 + 1 = 2। डायमेंशन हम निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा? ये तो हमें पता है रेट का डायमेंशन क्या होता है? के। और इन दोनों का मोल पर लीटर की पावर 1 और 1 आपके पास आ जाएगा ये। और फिर हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल देंगे। थर्ड जो है उसमें हमारे पास ये है। ठीक है। इसकी जो ऑर्डरिंग है अगर आप यहाँ पे देखिए 3/2 है और डायमेंशन आप खुद निकाल दोगे। सिमिलरली फोर्थ में यहाँ पे कितना है? ऑर्डर 1। तो हम इस तरह से इसका क्या फाइंड आउट कर देंगे? इसका ऑर्डर और इसकी डायमेंशन को थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली आप ट्राई करके देखना है इसको, इतने मुश्किल नहीं है, आसान है ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन है 2 मोल्स ऑफ A प्लस 1 मोल ऑफ B इज इक्वल्स टू A to B। और जो रेट है वो आपके पास क्या है? K इज इक्वल्स टू A की पावर 1 और B की पावर 2। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁶। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज 0.2 mole per liter, and calculate the rate of reaction after A reduces to 0.6 मोल पर लीटर। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास इनिशियली जब इनकी कंसंट्रेशन है तब की गिवन है, और जब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.06 हो जाएगी 0.1 से। तो तब आपको क्या निकालनी है? रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो रिएक्शन को ये देखते हैं। रिएक्शन हमारे पास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है के A की पावर 1 B की पावर 2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की पावर जो भी है वैल्यू है उसकी पावर लेकर मल्टीप्लाई करके हम रेट निकाल देंगे। ठीक है। तो हमारे पास रेट आ जाएगी। तो रेट कितनी आएगी हमारी? 8 × 10⁻⁻⁹ मोल पर सेकेंड। अब हम क्या कहेंगे? ए की वैल्यू कितनी हो गई है? 0.06 हो गई, यानी कि 0.01 से 0.06 हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? जब 2 मोल ए से रिएक्ट कर रहे हैं तो तब बी के कितने मोल हैं? 1 मोल है। तो अगर हम कहेंगे 0.04 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं तो अगर आप देखो यहाँ पे डबल है और यहाँ पे हाफ है, तो इट मीन्स यहाँ पे कितने होंगे? 0.02 मोल्स होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास बी की जो कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी? जो भी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से हम क्या कर देंगे? ये वाली कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.18 मोल पर सेकेंड। ठीक है। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेट को फाइंड आउट करेंगे। रेट का हमें वहाँ फॉर्मूला ऊपर दे रखा है इन्होंने, एक्सप्रेशन के ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो हम क्या करेंगे? ए की जो भी वैल्यू है उसके अंदर बी की वैल्यू का स्क्वायर करके, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। NH3 यानी अमोनिया की डिकम्पोजिशन हो रही है प्लैटिनियम के सरफेस के ऊपर। ठीक है। ये है प्लैटिनियम के सरफेस के ऊपर हो रही है। और व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2H2, यानी N2 और H2 की रेट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? अगर हमारे पास ये जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर
लीटर पर सेकेंड। तो हमें पता चल रहा है इक्वेशन को अगर आप देखें, इसके 2 मोल्स, इन दोनों के इसका 1 मोल और इसके 3 मोल बन रहे हैं। तो जो रेट एक्सप्रेशन है वो कितना होगा, -1/2 NH3 बाई डी टी इज इक्वल्स टू +1/1 NH2 बाई N2 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 H2 डिवाइड डी टी। ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, K इज इक्वल्स टू NH की पावर 0 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 ऑर्डर रिएक्शन इन्होंने पहले ही मतलब इंडिकेट कर रखा है। तो जो रेट है प्रोडक्शन की N2 की वो कितनी होगी, 1 इंटू में रेट कितनी है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁴। रेट ऑफ प्रोडक्शन H2 कितनी होगी, जो भी हमारे पास रेट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1/3 है, मुझे तो इस ये वाली वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी रेट, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे इस तरह से H2 की प्रोडक्शन की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the decomposition of dimethyl ether lead to the formation of H2 CH4 and CO. The rate of reaction is given by this. rate of reaction ये दे रखी है आपको, डायमिथाइल एस्टर का फॉर्मूला है ये, डायमिथाइल ईथर का फॉर्मूला है ये, और इसकी जो रेट है वो कितनी है, K इज इक्वल्स टू CH3O CH3 की पावर 3/2। अब क्या कह रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय द इंक्रीज इन प्रेशर इन क्लोज वेसल। हमारे पास क्या है, इसने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को, मान लो हमारे पास कोई वेसल है जिसके अंदर ये रखा हुआ है, उस वेसल का हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सो द रेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो रेट को हम पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर की पावर 3/2 के इक्वल होगा। इफ़ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट, अगर हम प्रेशर को बार में मेजर करें, टाइम को मिनट में करें, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेट की, तो अगर हम जब रेट को प्रेशर में मेज़र करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, बार पर मिनट होती है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो भी कंसनट्रेशन है, ये प्रेशर की पावर 3/2 आ जाएगी, और यहाँ से यूनिट के की कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको आप उधर लेके जाओगे तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, बार की पावर -1/2, मिनट की पावर -1। ठीक है, तो रेट की और रेट कांस्टेंट दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। तो रेट की तो वैल्यू क्या होगी, बार पर मिनट होगी, और रेट कांस्टेंट की क्या होगी, बार की पावर -1/2, मिनट की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.5, मेंशन द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उन फैक्टर्स के बारे में बताओ जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला है, हमने जैसा कि हम जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर का भी हम ऊपर देख चुके हैं, कैटालिस्ट, सरफेस एरिया, यानी कि हम किस सरफेस एरिया के ऊपर, किस सरफेस के ऊपर वो रिएक्शन करवा रहे हैं, प्लैटिनियम, गोल्ड, किसके ऊपर करवा रहे हैं, एंड एक्सपोजर टू द रेडिएशंस। कई रिएक्शंस क्या होती है, रेडिएशन की वजह से जितना एक्सपोजर ज़्यादा होगा रेडिएशन का, उतनी फास्टली होगी। जैसे कि अगर हम बात करें सिल्वर क्लोराइड की, तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका अगर हम चाइना डिश के अंदर रखें और उसको एक्सपोजर ज़्यादा दे दे सनलाइट का, तो बहुत फास्टली वो रिएक्शन होगी। तो एक्सपोजर जो है रेडिएशंस का, उस पर भी डिपेंड करती है हमारी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, अ रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हाउ, आपके पास एक ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है जो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। तो मान लो कि रेट इज इक्वल्स टू के की पावर 2 है। हाउ इज द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दे तो रेट पर क्या असर होगा, और हम हाफ कर दे तो क्या होगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये 1 मार्क्स या फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास आ सकते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें, मान लो कि कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2A। ठीक है, और रेट को हम यहाँ dx/dt से कर लो, चाहे dr/dt से कर लो, वो आपकी प्रेजेंट है। अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, इन्होंने यहाँ पे dx/dt ले रखा है। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है। तो हम क्या कहेंगे, dx/dt इज इक्वल्स टू के, 2a की पावर 2
2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 बाहर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी रेट है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल रेट का 4 टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम कंसनट्रेशन को हाफ कर दें, यानी ए की जगह a/2 कर दें, तो a/2 1/2 का क्या आ जाएगा 4, पावर को जब ओपन करेंगे तो 1/2 की जगह 1/4 आएगा, इसको बाहर निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो हमारी रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी हाफ। तो इसका अंदर रेट जो है सेकेंड पावर से अगर आप जितना इंक्रीज़ करोगे उसकी सेकंड पावर से इंक्रीज, जितना डिक्रीज़ करोगे उसकी सेकंड पावर से इन्वर्सली डिक्रीज़ होगी। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एंड हाउ दिस टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट टू बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। ठीक है, ये क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना हो तो हमें टेम्परेचर राइज कर दो। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो रिएक्शन है उसकी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, और हम इस इक्वेशन से, हमने इस इक्वेशन को किया था, ये इक्वेशन हमारे गिवन थी, इस इक्वेशन के बेसिस पे हम इसे कह सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। ये एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा 4.8 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रखा है, इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ऑफ वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और नीचे वाले इसके अंदर हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, और ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल। तो आपको क्या लेना है, इन दोनों के बीच के, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच की आपको क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, और उसके बाद आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है एवरेज रेट क्या होगी, हमारे पास एवरेज रेट होगी माइनस, क्योंकि माइनस साइन इसलिए है क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जैसे से आप यहाँ जाओगे आप देखोगे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस साइन यूज़ करेंगे। माइनस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल डिवाइडेड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये आएगा 0.017, यानी ये वाला, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले टाइम में से इसको माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0.14 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 14/100 डिवाइडेड बाई 30, और यहाँ से आप इस वैल्यू को डिटरमाइन कर दोगे, तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन क्या है, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय यहाँ पे t log a नॉट बाय a। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.55, फाइनल कंसंट्रेशन 0.31, और यहाँ पे कितनी है 30 टाइम इंटरवल। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 30 लॉग 0.55 डिवाइड 0.31। ठीक है, लॉग 55 माइनस लॉग 31, लॉग 55 की वैल्यू क्या आएगी 1.7404 और 1.414। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपको सभी के लिए फाइंड आउट करना है, यानी कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में, फिर इन दोनों के रिस्पेक्ट में, और फिर इन दोनों के रिस्पेक्ट में। इस तरह से आपको सबके लिए k1 k2 और k3 की वैल्यू निकालनी है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, मीन लेना है। जैसा कि आप जानते हैं मीन लेना है, मीन में क्या करोगे, k1 k2 k3 सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी रेट कांस्टेंट की। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है आपके पास 9th क्वेश्चन, reaction is a first order in A and second order in B। फर्स्ट ऑर्डर है ए के अंदर और सेकंड ऑर्डर है बी के अंदर। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हाउ द रेट इज इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दें।
तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट जो होगा उस जो डिफरेंशियल फॉर्म होगी रेट इक्वेशन की वो क्या होगी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2, चाहे आप डी आर बाई डी टी लिख दो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट होगा। सेकंड में कंसंट्रेशन ए की बी की ट्रिपल करेंगे तो ये देखो बी की ट्वाइस पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर आप ट्रिपल करोगे तो 3 टाइम्स, 3 की पावर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 3 की पावर 2 यानी कि रेट हमारी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आप दोनों को डबल इंक्रीज करोगे तो के की पावर के 2 ए की पावर 1 2 बी की पावर 2, तो ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने की वजह से 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, तो रेट हमारी कितने टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.10। 4.10 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिएक्शन है। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इज आर नॉट मेजर्ड फॉर द डिफरेंट, तो दोनों की जो रेट है डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर निकाली, यानी ए की कंसंट्रेशन ये है, बी की कंसंट्रेशन है, तब रेट ये है। ए की कंसंट्रेशन जब ये है, बी की ये है, तब रेट ये है, अलग अलग रेट के ऊपर निकाल रखे हैं। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि डी एक्स बाई डी टी की डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले को लेके चलोगे, ये जो फर्स्ट वाला टेबल है इस वाली वैल्यू को लेके चलोगे, इस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.501 इंटू टेन पावर 5, 0.2 इंटू 0.1। ठीक है, और इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से एक ही सेकंड वाली वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएंगी, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, दो इक्वेशन बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों की पावर भी सेम है। जब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे 0.3 की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 की पावर वाई, तो 0.3 इज इक्वल्स टू, दोनों की पावर सेम आए, तो 1 की पावर कितनी हो, हमारे पास आंसर 1 ही आता है, तो 3 की पावर वाई इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसे क्या लें, 3 की पावर की 1 आंसर आए, हमें पता है 3 की पावर 0 लेनी पड़ेगी तभी हमारे पास 1 आएगा, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दोगे, और चाहे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आप वहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप क्या करो, सिमिलरली दो इक्वेशन बनाओ, जैसे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ बना दी, कोई भी दो वैल्यू लेके, जिसमें हमारे पास कोई भी दो वैल्यू ले लो। ठीक है, चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, उन दोनों को डिवाइड कर दो और वहाँ से आप क्या निकाल दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, कैसे, जैसे कि इक्वेशन इन्होंने बनाई है यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेके, जिसमें कांस्टेंट अलग अलग है, ये वाली वैल्यू और ये वाली, क्योंकि यहाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है इसलिए दो वैल्यू ले ली। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आया 1.8 इंटू में 2 की पावर एक्स, क्रॉस मल्टी करोगे 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2.8, दोनों साइड लोग लेंगे तो एक्स पावर आगे आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू log 2.8 डिवाइडेड बाई log 2, और log 2.8 की वैल्यू ये है और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास लगभग 1.5 आंसर आ जाएगा। तो ऑर्डर जो होगा रिएक्शन का, ए का तो होगा 1.5 और बी का क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है रिएक्शन है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी दे रखी है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर ए की बी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे रखा है हमें, तो डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट, रेट लॉ को बनाना है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है रेट लॉ, रेट इक्वेशन क्या हो गया हमारी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था जहाँ पर ए की वैल्यू सेम है, तो अगर आप ये देखिए तो इन दोनों के अंदर ए की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों वैल्यू लेंगे और ये दोनों रेट कांस्टेंट की वैल्यू लेंगे हम, और दो इक्वेशन बनाएंगे सेम जैसे हमने पीछे वाले के अंदर किया था, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उससे फिर हम क्या निकाल देंगे, वाई की वैल्यू निकाल देंगे। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू लेंगे जहाँ पे हमारे पास बी सेम है, अगर आप देखें इस वाले के अंदर और इस वाले के अंदर बी सेम है, तो ये दोनों लेके हम दो इक्वेशन बना देंगे
यहाँ पे हमने बना रखी है, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और वहाँ से फिर हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारी जो जो लॉ है उसकी इक्वेशन ये आ जाएगी, यानी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। ठीक है, अब हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, चाहे स्टार्टिंग वाली ले लो, और वहाँ से आप के की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, इनको सॉल्व करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये है आपका ए और बी, लेकिन इसमें आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऑर्डर दे रखा है, ए का ऑर्डर 1 है और बी का ऑर्डर क्या है, 0 है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि रेट इक्वेशन बनाकर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेके इसे फिल कर सकते हो। आसान है ये, आप ट्राई करके देखना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने आपको उसमें दिया था, क्वेश्चन के अंदर दिया था। नेक्स्ट है 4.14, हाफ लाइफ दे रखी है आपको। ठीक है, कार्बन सिक्स सी 14 की दे रखी है, कितनी है, 5730 years. An archaeological artifact containing wood having 80 had only 80% of the 6C14 found in living tree. Estimate the age of the sample. हाफ लाइफ दे रखी है, आपको टोटल एज निकालनी है। तो टोटल एज निकालने के लिए हमें पहले डीके कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें पता है हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशन है। तो यहाँ हाफ लाइफ रखें या डीके कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इतना ही छोड़ देंगे। फिर हम टाइम निकालेंगे। हमें पता टाइम क्या होता है, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग एन नॉट बाई एन। ठीक है, 80% का मतलब क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 है तो फाइनल कंसंट्रेशन अब कितनी रहेगी, मतलब कितनी हो चुकी है आपकी, 80 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं किया, एज इट इज़ हम लिख रहे हैं लोग 100 डिवाइडेड बाई 80। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 5/4 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5/4 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और फिर हम लोग 5 की वैल्यू में से लोग 4 की वैल्यू को माइनस कर देंगे और हमारे पास ये आंसर आएगा। इनको सॉल्व आउट करके हमारे पास ईयर्स में आंसर आएगा। ईयर्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ जो टाइम लिया है वो ईयर्स में ही लिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यही है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे। क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O2। N2O2 की डिकम्पोजिशन ये है और इन गैस फेज के अंदर हो रहा है। हमारे पास ये डाटा गिवन है, यानी 0 के ऊपर ये है वैल्यू इनकी, और 10⁻² के अंदर है। ध्यान देना, बच्चे कई बार ये ध्यान नहीं देते और इससे एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं। 10⁻² के अंदर है ये सारे के सारे। तो फ्लॉट, एक तो ग्राफ फ्लॉट बनाना है आपको, फ्लॉट करना है, फिर आपको हाफ टाइम पीरियड निकालना है रिएक्शन का, और ग्राफ प्लॉट करना है लोगरिथम के बीच में, और व्हाट इज़ रेट लॉ बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इसमें। तो कैलकुलेट द हाफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर विद 2। तो सबसे पहले तो हम प्लॉट बना देंगे। जो वैल्यू दे रखी है ये बहुत सिंपल है, एक तरफ तो हम N2O2 की वैल्यू ले लेंगे, एक तरफ हम टाइम ले लेंगे और आसानी से हम इसको क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे सेकंड्स में, हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो होती है जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 1, सॉरी 2 इंटू 10⁻², यानी 1 कब होगी, इन दोनों का जो भी पॉइंट है, जैसे ये यहाँ 1 हो रही है तो इसको यहाँ कट करोगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये जहाँ पे भी टाइम एक्सिस को जहाँ कट करेगा हमारे ग्राफ के अंदर, वहीं पॉइंट हमारा क्या होगा, हाफ लाइफ होगा। तो ग्राफ में हमारा जो हाफ लाइफ आएगा वो कितना आएगा, 1420 आएगा, 1420 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें ग्राफ बनाना है लोगरिथम। तो ये जितनी भी वैल्यू दे रखी है इसकी लॉग वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ आसान रहेगा लॉग वैल्यू निकालने का कि 2 तो सब में आएगा, 10⁻² है तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा हमारे पास। तो हम इनकी लोगरिथम वैल्यू निकाल देंगे, और ये -2 है तो इस वजह से सारे के सारे आएंगे हमारे -2, प्लस में जो भी आंसर है जैसे 0.303, इस तरह से हमारे पास आंसर आएंगे इनके। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास इस तरह से इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी।
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों बीच में प्लॉट लेंगे, तो हमारा जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि हमें पता है लॉग कंसंट्रेशन का स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगी हमारे पास, जो भी कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, इसके इक्वल होता है डीके कांस्टेंट डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है। तो स्लोप है वो स्ट्रेट है, ग्राफ स्ट्रेट है, और स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। फिर हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, k इज इक्वल्स टू दिस, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके इक्वल होता है, हमें पता है स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा माइनस के डिवाइड 2.303, और हमने स्लोप ऑफ द ग्राफ अभी हमने बताया है कि ये है हमारे पास, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, और k की वैल्यू क्या होगी 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.295 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, और यहाँ से हमारे पास डीके कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। फिर हम k की वैल्यू लेकर हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि हमें कंपेयर करना था जो हमने सेकंड वाले एग्जांपल में निकाली है हाफ लाइफ, तो हम इस वैल्यू को k की वैल्यू लेकर निकालेंगे, तो हमारी जो हाफ लाइफ आएगी वो कितनी आएगी 1450 आएगी, जबकि यहाँ पे कितनी आ रही थी 1420। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कि 30 सेकेंड्स का ही गैप आ रहा है, बाकी तो लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। रेट कांस्टेंट कितना है हमारा 60 सेकेंड्स है, सेकेंड दे रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, मुझे साफ पता चल गया। हाउ मच टाइम इट विल बी टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/6 ऑफ इस वैल्यू, यानी उसकी जो भी वैल्यू इसका 1/6 होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है रेट हमारे पास रेट कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 60 है, टी इज इक्वल्स टू के लॉग, ये के है हमारे पास, सॉरी के ए लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 16, यानी इनिशियल जो भी वैल्यू है उसका 1/16 लोगे, 16 ए से ए कैंसिल, 16 ऊपर आ जाएगा, 2.30 डिवाइडेड 60 लॉग 16 की हम वैल्यू लेंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है। तो हम इस तरह से टाइम को डिटरमाइन कर देंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।